Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट है उसे हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। सो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, किस तरीके से जीन ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एनसीईआरटी ने हमें समझाई हुई हैं उनको पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ई कोलाई की सेल है। इस ई कोलाई की सेल में क्या ट्रांसफर हुआ है? इस ई कोलाई की सेल में ट्रांसफर हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस ई कोलाई को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई। कैसी ई कोलाई है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो फॉरेन जीन है ये किसका है? ह्यूमन का है। हमने ह्यूमन का जीन ई कोलाई में ट्रांसफर किया और ई कोलाई की सहायता से ह्यूमन जीन से प्रोडक्ट बनाया। ई कोलाई की सहायता से ह्यूमन के जीन से क्या बनाया? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ह्यूमन की जीन को हमने ई कोलाई में ट्रांसफर किया। इस डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से बना ह्यूमन प्रोटीन, यानी कि जो प्रोडक्ट बना वो ह्यूमन रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ह्यूमन की जीन को हमने बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर किया, ई कोलाई में ट्रांसफर किया। ह्यूमन की सेल को ह्यूमन में ट्रांसफर करें, ई कोलाई की सेल को ई कोलाई में ट्रांसफर करें, ह्यूमन की सेल को ई कोलाई में ट्रांसफर करें, तो क्या क्या नाम बोलेंगे ध्यान से समझना। यहां पे ह्यूमन की जीन को ई कोलाई में ट्रांसफर किया, ह्यूमन प्रोटीन बना, ऐसे को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या है? इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन heterologous host is called recombinant protein. heterologous host क्या है? ह्यूमन की जीन ई कोलाई में ट्रांसफर की गई, ह्यूमन की जीन ई कोलाई में ट्रांसफर की गई, तो जीन ह्यूमन की थी, ट्रांसफर ई कोलाई में की, तो हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, लॉगस का मतलब होता है पोजीशन चेंज होना। तो यानी कि जीन की पोजीशन आपने बदल दी, कहीं की थी कहीं और ट्रांसफर कर दी। तो ह्यूमन की जीन जब बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं तो ऐसा होस्ट कहलाता है, होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल है तो ऐसा होस्ट कहलाता है हेटेरोलॉगस होस्ट। अगर ह्यूमन की ह्यूमन में या बैक्टीरिया ई कोलाई की ई कोलाई में करते तो उसको बोलते हैं होमोलॉगस होस्ट, राइट। तो हेटेरोलॉगस होस्ट में जब जीन एक्सप्रेस होके प्रोटीन बनाता है, हेटेरोलॉगस होस्ट में जब जीन एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है तो ऐसे प्रोटीन को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब हमें ये पता है कि हमारे पास एक ही बैक्टीरियम है, उस बैक्टीरियम में जो जीन हमने इंसर्ट किया था, ये वाला जो जीन, इससे हमें क्या मिला? इससे हमें प्रोडक्ट मिला। तो ये क्या प्रोडक्ट सफिशिएंट है? क्या इससे काम चल जाएगा? क्योंकि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जीन का प्रोडक्ट है वो हमारे काम का है, वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो इसको हमें क्या करना होगा? इसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे ये सारा डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं। बायोरिएक्टर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए होता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में डायरेक्टली इस सेल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। मान लीजिए हमें पता है कि जो सेल है, इस पर्टिकुलर सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमारा डिजायर्ड जीन है और वो डिजायर्ड जीन अपना प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसको डायरेक्टली हम बायोरिएक्टर, बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं जिसमें 1000 लीटर में कल्चर मीडियम भरा रहता है, वहां पे हम इसको डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते। हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत आ जाए, हो सकता है वो जो सेल हमने ट्रांसफर की है वो प्रॉपर ग्रोथ शो ना करे, तो पूरा का पूरा जो कल्चर मीडियम है वो खराब हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। तो इतने सारे कल्चर मीडियम को खराब नहीं कर सकते, इतना पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। तो पहले स्मॉल स्केल पे ग्रोथ की जाती है सेल की। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आता है ग्रोथ ऑन स्मॉल स्केल। अभी जो स्मॉल स्केल पे ग्रोथ की जाती है लेबोरेटरी में की जाती है, टेस्ट ट्यूब में की जाती है। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली जाती है, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब ले ली गई है। इस
टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कल्चर मीडियम रखा जाता है, इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कल्चर मीडियम रखा जाता है, 15 से 20 ml लगभग कल्चर मीडियम रखा, और इस कल्चर मीडियम में इस वाले सेल को इंट्रोड्यूस करा दिया। क्या करा दिया? इस वाले सेल को इंट्रोड्यूस करा दिया। अगर इस कल्चर मीडियम पे इस सेल ने ग्रोथ दिखाई तो ही इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखा जाएगा? यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब नहीं ली जाएंगी, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट ट्यूब ली जाएंगी। ये एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब ले ली, ये तीसरी टेस्ट ट्यूब ले ली, ये चौथी टेस्ट ट्यूब ले ली, ऐसे बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पे ली जाएंगी। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा मीडियम भरा जाएगा, कल्चर मीडियम रखा जाएगा, लिक्विड मीडियम रखा जाएगा। मान लीजिए 5 ml रखा, 10 ml रखा, 20 ml रखा, ये डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मान लीजिए 20 to 30 ml यहाँ पे कल्चर मीडियम रखा गया। इस कल्चर मीडियम में सेल को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, प्रॉपर पीएच मेंटेन किया जाएगा, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। तो यहाँ पे सभी में प्रॉपर पीएच रखा गया, प्रॉपर टेम्परेचर रखा गया। हमने नाम दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4। इस तरीके से ये 4 टेस्ट ट्यूब हैं। हमें ये पता चला कि जो नंबर 3 वाली टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में सबसे अच्छी सेल की ग्रोथ हुई है। तो ये देखा जाएगा कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या टेम्परेचर रखा था। मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में टेम्परेचर रखा था यहाँ पे 25 डिग्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रखा था? 25 डिग्रीज। तो जब बायो रिएक्टर में लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए सेल की ग्रोथ कराई जाएगी तो इस टेम्परेचर पे कराई जाएगी, और इस टेस्ट ट्यूब में जो पीएच है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर का भी ध्यान रखा जाएगा, यहाँ पे पीएच का भी ध्यान रखा जाएगा। क्लियर है? सो हियर टू नो बेस्ट कल्चर मीडियम, ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ, यानी कि बेस्ट कल्चर मीडियम में हमें क्या ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा, क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर और क्या हो? पीएच हो, जिससे सेल की ग्रोथ अच्छी हो। टू नो हाउ प्रोडक्ट इज आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड, और ये भी पता चल सके कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में से प्रोडक्ट को कैसे लिया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, यानी कि आइसोलेट कैसे किया जाएगा प्रोडक्ट और प्यूरिफाई कैसे किया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट को निकालेंगे तो उसका प्यूरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कल्चर मीडियम का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत है कि कैसा कल्चर मीडियम लिया जाए। तो ध्यान रखना, अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग टाइप के कल्चर मीडियम यूज किए जाते हैं। अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग टाइप के कल्चर मीडियम यूज किए जाते हैं। इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि जब हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता है, ग्रोथ ऑन लार्ज स्केल लेवल, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना होता है, तो हम बायो रिएक्टर्स यूज करते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर है दैट इज सिंपल स्ट्रेड टैंक बायो रिएक्टर। इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 से 1000 लीटर की, यानी कि इसमें 1000 लीटर तक का कल्चर मीडियम भरा जा सकता है और उसमें सेल की ग्रोथ कराई जा सकती है। तो इतना मीडियम में इतनी सेल्यूलर ग्रोथ कराई जा सकती है। राइट? सो सिंपल स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर यूज करते हैं। बायो रिएक्टर की कैपेसिटी 100 to 1000 लीटर। स्टिर्ड facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor। यहाँ पे इसको स्टिर्ड क्यों बोला जाता है? स्टिर मतलब घुमाना। जैसे हम कोई चीज को मिलाने के लिए घुमाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टिर करना। तो इसी तरीके से इस बायोरिएक्टर को भी हम स्टिर्ड बायोरिएक्टर क्यों बोलते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बायोरिएक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोरिएक्टर के हर पार्ट के बारे में आपको पता होना, क्योंकि क्वेश्चन उस पे आता है। ये बायोरिएक्टर है। इस बायोरिएक्टर में सबसे पहले ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को बोला जाता है स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन। पार्ट का नाम नहीं है, ये जो पार्ट है ये छोटी सी ट्यूब है। इस ट्यूब से स्टीम भेजी जाती है अंदर। क्या भेजी जाती है?
स्टीम बायोरिएक्टर के अंदर भेजी जाती है जो स्टेरलाइजेशन का काम करती है। स्टेरलाइजेशन का मतलब है कि पहले से हो सकता है कोई कल्चर मीडियम इसमें रह गया हो, उसमें उस पर्टिकुलर मीडियम की वजह से यहाँ पे कुछ फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि यहाँ पे कुछ पैथोजन की ग्रोथ हो गई हो, कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई हो, तो सारी ग्रोथ को खत्म करने के लिए सबसे पहले स्टेरलाइजेशन किया जाता है, माइक्रोबियल फ्री बनाया जाता है। ये माइक्रोबियल फ्री बन गया। माइक्रोबियल फ्री बनाने के बाद यानी कि स्टीम फॉर स्टेरलाइजेशन, स्टीम देने के बाद अब यहाँ पे कल्चर मीडियम इसमें भरा जाता है हजारों लीटर, यानी कि बहुत सारे लीटर्स में कल्चर मीडियम भरा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि कल्चर मीडियम कैसा होगा? जेली जैसा होना चाहिए क्या? जेली जैसा कल्चर मीडियम क्या इस बायोरिएक्टर में काम करेगा? नहीं करेगा। जो कल्चर मीडियम होना चाहिए वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो लिक्विड फॉर्म के कल्चर मीडियम को बोला जाता है कल्चर ब्रॉथ। तो यहाँ पे कल्चर ब्रॉथ भरा जाता है। नंबर 2, इसके बाद यहाँ पे जो सेल है जिसकी ग्रोथ हमें करानी है उस सेल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो मान लीजिए ये जो सेल है जिसकी ग्रोथ हमें करानी है, ब्लैक कलर से ले लेते हैं, ये सेल है, इसकी ग्रोथ हमें करानी है, तो यहाँ पे सेल का इंट्रोडक्शन किया। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो कल्चर मीडियम है उसको क्या ध्यान रख के बनाया है कि इस पर्टिकुलर सेल की ग्रोथ किस ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे होगी, इसको ध्यान में रख के यहाँ पे लार्ज स्केल पे वो भरा जाएगा। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जहाँ पे सेल अच्छे से ग्रो करे उस ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर वाले कल्चर मीडियम को यहाँ पे फिल किया जाएगा। यहाँ पे सेल का इंट्रोडक्शन करा दिया गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, इस सेल की ग्रोथ के लिए, सेल ग्रो करेंगी तो सेल की ग्रोथ के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए। सेल की ग्रोथ के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेराइल एयर पास कराई जाएगी। क्या पास कराई जाएगी? स्टेराइल एयर पास कराई जाएगी। अब जो स्टेराइल एयर है उसके लिए जो इनलेट है वो ये है, ये रहा इनलेट, यहाँ से एयर अंदर आ रही है। अब यहाँ से जो एयर अंदर आ रही है उसमें जो ऑक्सीजन है वो यहीं रह जाएगा। अब इस ऑक्सीजन को पूरे कल्चर मीडियम में यहाँ तक पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाया जाएगा? इसको पहुँचाने के लिए यहाँ पे मोटर की सहायता ली जाएगी। ये जो मोटर है उसके साथ एक लंबी रॉड अटैच होगी और इस रॉड पे फ्लैट ब्लेडेड इम्पैलर्स अटैच होंगे, यानी कि इस रॉड पे ऐसे इम्पैलर्स अटैच होंगे चपटे चपटे। तो जैसे जैसे मोटर चलेगी, मोटर को यहाँ से जब ऑन किया जाएगा, इसका स्विच ऑन किया जाएगा, तो यहाँ पे ये इम्पैलर्स घूमेंगे, इस तरीके से इम्पैलर्स घूमेंगे और यहाँ पे जब इस तरीके से रोटेशन होगा, अंदर घूमेंगे, तो जो नीचे का ऑक्सीजन है वो पूरे रिएक्टर में ऊपर तक चला जाएगा और ये सेल की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मोटर नंबर 4 पार्ट एंड फ्लैट ब्लेडेड इम्पैलर नंबर 5 पार्ट। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा कि जब लगातार कल्चर मीडियम बायोरिएक्टर में घूम रहा है, क्लियर, जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लगातार रोटेशन होता रहता तो ऊपर झाग बन जाते हैं। यहाँ पे भी ऊपर झाग बन जाते हैं। तो इस झाग को काटने के लिए, फोम को काटने के लिए यहाँ पे क्या होगा? फोम ब्रेकर। क्या होगा यहाँ पे? फोम को ब्रेक करने वाला फोम ब्रेकर। क्लियर है? तो नंबर 6 क्या है यहाँ पे? फोम ब्रेकर। क्लियर? इसको फोम को हटा दिया जाएगा। क्लियर? इसी के साथ साथ जब लगातार बायोरिएक्टर में कल्चर मीडियम घूम रहा है तो घूमते घूमते ही यहाँ पे टेम्परेचर पे वेरिएशन आएगा, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने सेल इंट्रोड्यूस कराई है उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल, यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला भी होगा, टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा और साथ साथ में एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल भी होगा। तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होगा और एसिड बेस कंट्रोल सिस्टम भी होगा, क्योंकि पीएच
और टेम्परेचर दोनों ऑप्टिमम होने चाहिए इस सेल की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे सेल जो है उसका नंबर लगातार बढ़ेगा, ये सेल का नंबर लगातार बढ़ रहा है इस बायोरिएक्टर में, क्योंकि यहाँ पे हर चीज इस सेल की ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। तो यहाँ पे सबसे कॉमनली जो बायोरिएक्टर यूज किया जाता है वो सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्टर मतलब घूमने वाला, राइट, तो सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे इस बायोरिएक्टर में हमने क्या किया, यहाँ पे सेल्यूलर ग्रोथ कराई। अब इस सेल को सेपरेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये इसका आउटलेट है, यानी कि जहाँ से मीडियम हमारा बाहर आएगा, कल्चर मीडियम बाहर आएगा, तो बाहर आने से पहले हम यहाँ पे एक बड़ा सा स्टोरेज डिवाइस रखेंगे। स्टोरेज डिवाइस का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा रखेंगे जिसमें कल्चर मीडियम भर सके। इसके ऊपर यहाँ पे हम एक फिल्टर लगा देंगे, ये फिल्टर लगा दिया। जैसे ही यहाँ से कल्चर मीडियम आना शुरू होगा तो ये जो लिक्विड पार्ट है वो तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और जो सेल्यूलर पार्ट है वो इस फिल्टर के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। तो सेल्यूलर पार्ट ऊपर कलेक्ट हो गया और जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे रह गया। क्लियर? अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जो सेल है, ये जो सेल है, इनमें वो जीन है जिसने प्रोडक्ट बना दिया, तो इन सेल में से उस प्रोडक्ट को निकालना जरूरी है। तो यानी कि नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का सेपरेशन करेंगे, सेल से प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे। क्लियर है? क्योंकि सेल ने तो अपना प्रोडक्ट बना दिया, हमें जो चाहिए वो प्रोडक्ट चाहिए, तो सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सेपरेशन करेंगे। सेपरेट करने के बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। पहला सेपरेशन, नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफाई करने के बाद इसमें सूटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाए जाएंगे जिससे ये लंबे समय तक खराब ना हो। जो भी प्रोडक्ट है वो ऐसा तो नहीं कि भाई आज बना तो आज ही यूज हो जाएगा, ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आगे के लिए हमने बनाया है, जब भी हमें जरूरत पड़े हम इसको यूज कर सके। कंपनीज ऐसे करती हैं, प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रखती हैं। प्रिजर्व क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसको यूज कर सके। तो सबसे पहले सेपरेशन किया जाएगा प्रोडक्ट का, सेपरेशन करने के बाद इसका प्यूरिफिकेशन किया जाएगा। प्यूरिफिकेशन करने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाएंगे। इसके बाद इसका क्वालिटी टेस्ट किया जाएगा कि जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो क्वालिटेटिव है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो अच्छा है या नहीं है। क्लियर? तो ध्यान रखना, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव किस में काउंट होते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में काउंट होते हैं। इसको डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोला जाता है। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट हमारा बना उसकी क्वालिटी चेक हो गई, अब उसको पैकेट्स में पैक किया जाता है, इसको हम कहते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग के बिना तो ये मार्केटिंग में जा ही नहीं सकता, इसकी मार्केटिंग हो ही नहीं सकती, तो इसको पैक किया जाता है और पैक करने के बाद इसकी मार्केटिंग की जाती है, यानी कि मार्केट में लॉन्च किया जाता है। क्लियर? तो क्या किया, कल्चर मीडियम में से पहले सेल को हटाया, सेल को निकाला, सेल में से प्रोडक्ट को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद उसको प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाई करने के बाद उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया। सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में आता है। फिर उसकी क्वालिटी चेक की, क्वालिटी चेक करने के बाद उसकी पैकेजिंग की, पैकेजिंग करने के बाद उसकी कर दी मार्केटिंग, मार्केट में उसको लॉन्च कर दिया। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस किया गया। अब यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे ये देखा गया कि जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या आता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, बायोसिंथेटिक स्टेज मतलब बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंथेसिस मतलब बनना, जो भी सेल्यूलर ग्रोथ है उस स्टेज के बाद the product has to be subjected to a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. It includes, हम पढ़ चुके हैं, separation of the product, purification of the product and formulated with suitable preservative. इसमें preservative add किया गया। नेक्स्ट आता है टू टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स वी आर यूजिंग। दो टाइप के बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं। पहला सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर जो हम पढ़ चुके हैं,
दूसरा स्पार्क्ड स्टर टैंक बायो रिएक्टर। दो प्रकार के बायो रिएक्टर हैं। जो सिंपल स्टर टैंक बायो रिएक्टर हैं, इसमें इम्पेलर लगा होता है जो प्रॉपरली ऑक्सीजन को पूरे बायो रिएक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि जैसे जैसे इम्पेलर घूमता है ऑक्सीजन पूरे बायो रिएक्टर में फैल जाती है और सभी सेल्स की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करती है, जिससे सेल ग्रोथ अच्छी हो सके। नेक्स्ट आता है स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें स्टेराइल एयर को पहुंचाने के लिए स्पार्गर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? स्पार्गर। और इस स्पार्गर में यहाँ पे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। स्टेराइल एयर को स्पार्कर की सहायता से बायो रिएक्टर में पहुंचाया जाता है हाई प्रेशर से। तो यहाँ पे स्टेराइल एयर को हाई प्रेशर से बायो रिएक्टर में भेजा जाता है। जब एयर को हाई प्रेशर से भेजा जाता है और एयर स्पार्गर से होते हुए जाती है, तो ये जो एयर है इसमें जो ऑक्सीजन है वो हमें बबल फॉर्म में दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे बबल्स दिखाई देते हैं हमें। जैसे एयर पहुंचती है तो किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? बबल फॉर्म में दिखाई देते हैं। और इस तरीके से इसमें वेवी अपीयरेंस हमें ऊपर की तरफ दिखाई देती है। तो केवल यही डिफरेंस है, यहाँ पे इम्पेलर लगाया जाता है। तो इम्पेलर का यूज किसमें किया जाता है? सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। स्पार्गर का यूज किया जाता है स्पार्क्ड स्टर टैंक। स्पार्गर से क्या आ गया? स्पार्क्ड स्टर टैंक बायो रिएक्टर। तो दो टाइप के बायो रिएक्टर्स होते हैं। तो ज्यादातर क्या यूज किया जाता है? सिंपल स्टर टैंक बायो रिएक्टर। नाउ ग्रोथ कर्व। ये ग्रोथ कर्व बहुत ही कॉमन कर्व है जो आपको ऑलरेडी आता है, काफ़ी बार आप पढ़ भी चुके हैं। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जब भी हम ग्रोथ कर्व की बात कहते हैं तो इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं। यहाँ पे हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो टाइम और नंबर ऑफ सेल में प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले आता है लैग फेज। लैग फेज यानी कि अभी सेल का इंट्रोडक्शन ही हुआ है। जैसे ही सेल का इंट्रोडक्शन कल्चर मीडियम में होता है, किसी भी मीडियम में होता है, तो सेल मल्टीप्लाई करना शुरू करती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है, एकदम से नंबर बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज। तो ग्रोथ कर्व में लैग फेज पहला, लॉग फेज दूसरा। इसके बाद जब एकदम से ग्रोथ बढ़ती है तो लंबे समय तक नहीं बढ़ती रहती, एक समय ऐसा आता है कि ग्रोथ रुक जाती है, तो रुकना स्टेशनरी फेज। और एक समय ऐसा आता है कि ग्रोथ बिल्कुल ही बंद हो जाती है, सेल खत्म होना शुरू कर जाती हैं, डेथ और डिक्लाइन फेज। तो ग्रोथ कर्व में 4 फेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज। लॉग फेज को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज, या फिर इसको डिक्लाइन फेज भी बोला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो लॉग फेज है वो फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज है, यानी कि सबसे ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती है यहाँ पे सेल। सेल अपनी ग्रोथ शो करती है, बेहतरीन तरीके से अपनी ग्रोथ शो करती है। क्लियर? 2 टाइप्स ऑफ कल्चर सिस्टम, 2 प्रकार के कल्चर सिस्टम होते हैं। पहला बैच कल्चर सिस्टम और दूसरा कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, बैच। इन दिस कल्चर मीडियम द मीडियम इज टेकन ओनली 1 एट अ टाइम। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ये कोई रिएक्टर है और इस रिएक्टर में एक बार कोई कल्चर मीडियम भर दिया गया है, ये कल्चर मीडियम इसमें भरा है। सेम यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे भी कल्चर मीडियम भरा है, ये कल्चर मीडियम यहाँ पे भरा हुआ है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे सेल को इंट्रोड्यूस कराया। क्लियर? जिस सेल से हमें प्रोडक्ट चाहिए उसका हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पे करा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या आएगा? पहले यहाँ पे आएगा लैग फेज, लैग फेज के बाद यहाँ पे आएगा लॉग फेज। जैसा हमने ये पढ़ा है अभी,
यहाँ पे लैग फेज, लॉग फेज, क्लियर है। तो यहाँ पे पहले आएगा लैग फेज, ये लैग फेज है, यानी कि सेल की ग्रोथ अभी कम है, फिर आएगा लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, यहाँ पे लगातार 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 सेल ग्रो करती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे सेल्यूलर ग्रोथ इतनी हो जाएगी कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज आएगा। क्यों? क्योंकि जो कल्चर मीडियम इसमें भरा हुआ है ये पुराना हो गया, सेल ने जितना न्यूट्रिएंट ड्रैग करना था, जितना न्यूट्रिएंट लेना था कल्चर मीडियम से, वो विड्रॉ कर लिया, ले लिया। अब मीडियम बहुत अच्छा नहीं रहा तो सेल ने अपनी ग्रोथ कम कर दी, यानी कि सेल की जो ग्रोथ है वो स्टेशन हो गई, कम हो गई, स्टेशनरी फेज आ गया। डिक्लाइन फेज के आने से पहले इस कल्चर मीडियम से सेल्स का आइसोलेशन कर लिया जाता है, यानी कि सेल्स से प्रोडक्ट का आइसोलेशन कर लिया जाता है, डेथ या डिक्लाइन फेज नहीं आने दिया जाता। फिर इस टैंक को रिफिल किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक बार जो कल्चर मीडियम भरा था वो एक बार में ही यूज होगा। सो इन दिस द मीडियम इज टेकन ओनली वन एट अ टाइम, एक बार में एक ही कल्चर मीडियम को भरा जाएगा और यूज किया जाएगा, क्लियर। तो इसको हम कहते हैं बैच, बैच बैच में कल्चर मीडियम लिए जाएंगे, एक बार एक बैच, फिर दूसरा लिया, फिर वो सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, इस तरीके से लिया जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। In this culture, the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other side. एक तरफ से जो पुराना कल्चर मीडियम है वो बाहर निकलता रहता है और दूसरी तरफ से फ्रेश ऐड होता रहता है। मान लीजिए यहाँ पे इस कल्चर मीडियम में हमने सेल का इंट्रोडक्शन कराया, ये सेल का इंट्रोडक्शन कराया, तो पहले था लैग फेज, लैग फेज के बाद में आया यहाँ पे लॉग फेज, यानी कि सेल जो हैं उन्होंने एक्सपोनेंशियली अपनी ग्रोथ शो की, क्लियर। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्टेशनरी फेज आने से पहले इसमें से बहुत सारा कल्चर मीडियम, अप्रोक्सीमेटली 90 to 80% कल्चर मीडियम निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ से जो पुराना कल्चर मीडियम है वो निकाला जाएगा और फ्रेश कल्चर मीडियम यहाँ पे ऐड किया जाएगा। मान लीजिए 1000 लीटर था तो 1000 लीटर में से 800 साढ़े 800 लीटर निकाल लिया गया और जो रिमेनिंग है वो रहने दिया और फ्रेश और ऐड कर दिया। 800 निकाला तो 800 और ऐड कर दिया। तो फ्रेश कल्चर मीडियम में सेल ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगी क्योंकि जो यूज था उसका पूरा न्यूट्रिएंट सेल ने ऑलरेडी ले लिया था। तो फ्रेश मीडियम यहाँ पे डाला गया, तो जैसे ही फ्रेश मीडियम डालेंगे सेल फिर से एक्टिवली अपने किस फेज में आ जाएंगी, जिस फेज में वो थी, यानी कि फिर से अपनी ग्रोथ शुरू कर देंगी और यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल फेज ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, 2 टाइप के कल्चर सिस्टम पढ़े। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस खत्म हो जाता है।